तो मैं श्याम सुंदर सिंह डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना है। दिगंत भाग 2 से पाठ 11 मालया जी द्वारा लिखित, शीर्षक हंसते हुए मेरा अकेलापन। बहुत ही सुंदर हमारे रचनाकार ने यहाँ पर प्रस्तुत की है, जिसे हम डायरी विधा डायरी किसे कहते हैं आता है। इस पाठ में जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो समझेंगे कि डायरी किसे कहते हैं और किस समय की लिखी हुई डायरी लेखक का सबसे बड़ा प्रभावशाली रही है। तो पहले हमारे बच्चे अलग अलग घटनाओं में हमारे लेखक द्वारा रचित डायरी है। तो पहले हमारे बच्चे लेखक ने यहाँ पर 12 डायरी प्रस्तुत की है। 12 लेकिन पहले हमारे बच्चे डायरी की परिभाषा समझें। डायरी हिंदी साहित्य की वह विधा है जिसमें व्यक्ति अपने मन की बातों को कागज पर उतारता है। वस्तुतः डायरी मन की कूड़ा है, माने दिन भर की सोची हुई बात जो हम बात के माध्यम से अपने पुस्तक जो भी लिख रहे हैं कॉपी में, तो दिन भर की सोची हुई बात जो लिखते हैं उसको प्रस्तुत करते हैं, वही डायरी है। तो यहाँ पर लेखक ने हमारे डायरी 12 खंडों में विभाजित किए हैं। 12 घटनाओं को वर्णन करते हुए डायरी में प्रस्तुत किए हैं। तो पहली हमारी जो है डायरी है, तो मुख्य जो है सदुक्ति के रूप में हमारे मलया जी बता रहे हैं कि डायरी लेखन मेरे लिए एक दहकता हुआ जंगल हो, एक तटस्थ घोंसला नहीं जिसमें अपने पर घुसैड़ मैं जब चाहूँ चुपके पड़ा रहूं। डायरी मेरे कर्म की साक्षी हो, माने डायरी जो हम लिख रहे हैं तो उसमें वास्तविक रूप से उसकी साक्षी, प्रमाण और गवाह के रूप में झलके और मेरे संघर्ष की प्रवक्ता हो, यही मेरी सुरक्षा है। डायरी के कोरे पृष्ठों पर अंकित शब्दों में नहीं, उन पर जलती आग के बीच। मलया द्वारा लिखित हमारे शब्दों में जो है लिखे हैं ये डायरी के मुख्य उद्देश्य को लेकर के। तो चलिए सर्वप्रथम 14 जुलाई 56 की पहले डायरी हमारे लेखक द्वारा प्रभावित है। तो 1456 में क्या देखा जा रहा है कि लेखक हम डायरी के माध्यम से कि सुबह से ही पेड़ काटे जा रहे हैं, मिलिट्री की छावनी के लिए ईंधन पूरे सीजन और आगे आने वाले जड़ों के लिए भी पेड़ गोकी पूरे हरे तो नहीं, लेकिन चारों ओर के सर्वज पेड़ों पर मानो उदारता बस अपने ही थोड़ी थोड़ी हरिता प्रभा प्रदान कर उन्हें भी अपने गिरोह में मिला लिया है। अपने उदात्त और विशाल और प्राणवान गिरोह में उस गिरोह की आत्मा एक है, क्योंकि उस आत्मा का नाद एक है। वे जब बोलते हैं तब एक भाषा में गाते हैं, तब एक भाषा में रोते हैं, तभी एक भाषा में। अब है डायरी का अपना वर्णन करते हुए बता रहे हैं हमारे मलया जी कि कुहरा छिका हुआ है, खूब घना है और खूब सफ़ेद दृष्टि के विस्तार में बीच में कच्चे फीते की तरह काट देता है। और ये ध्वनियाँ, इन ध्वनियों की मेरे दरवाजे पर दस्तकें या अस्फुट याचना जो दीवार पर टंगे उस कुमाऊ ग्लोरी की खूबसूरत कैलेंडर भी है। यह कोने में टिक कर रखी हुई ऐश बूट की कड़ी तरह कांपती क्यों है।
नोटबुक के पन्ने यो बेतरह फड़फड़ाते क्यों है, जिसने बेशुमार पत्तियों और फूलों की रेखांकित स्मृतियों के उदास गुलदानों के बतौर गूंजते आज भी जिंदा है। अब होता है एकाएक मौसम ठंडा हो गया। बूंदाबांदी और हवा एक कलाकार के लिए निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो। अब देखिए ना, चलिए आगे हमारे बता रहे हैं मलय जी कि किसी चित्रकारी की किताब में रंग सिद्धांत के विषय में पढ़ते पढ़ते मालूम हुआ कि शोक और भड़कीले रंग संवेदनाओं को बड़ी तेजी से उभारते हैं और तब तक ईंधन यानी आग पूरे सीजन और आगे वाले जड़ों के लिए जो है विस्तृत रूप धर लेती है। ये हमारी डायरी जो है अब 18 जून 57 की डायरी, दूसरी डायरी, पहली डायरी के बारे में। चल दूसरी डायरी, एक खेत है, उसके मेड़ पर बैठे हुए कौओं की कतार को देखकर लेखक उम्र की फसल पककर तैयार, सपनों का सुहाना रंग अब जर्द पर पड़ता है। एक मधुर आशापूर्ण फल जिसने अनुभव की तिताई के छिलके उतार फेंके हैं। विगत वे मूल्य जिन पर बचपना कभी धरता था, कितने बेईमानी भौथरे हो उठे हैं। जैसा कि जड़ पौधों को आत्मदान स्वीकार कर लेने के बाद विकास की एक सीमा के उधर। चलिए, ये बचपना जिस तरह से हमारे बचपना और आदमी वृद्धा अवस्था की ओर हो जाता है तो उसके बाल पक जाते हैं, तो उसी तरह से उम्र की फसल तैयार, माने जब आदमी अपने उम्र अवस्था में हो जाता है तो उसका जो है हर चीज़ शिथिल हो जाता है। आदमी के अंग से लेकर के उसके बारे में हमारे लेखक द्वारा डायरी प्रस्तुत है। तीसरी डायरी जो है 4 जुलाई 62 कौसानी, उसके बारे में लेखक लिख रहे हैं। आज भी कोई चिट्ठी नहीं मिली, तबीयत किस कदर बेजार हो उठी है। दोपहर का आशा रहती है कि कोई चिट्ठी आएगी, पर भारी भारी सी दोपहर बीत जाती है और कुछ नहीं होता। इतना भी तब भी कि डाकघर में ही कुछ पूछ जाऊं। अजब सी बेचैनी मन में हो रही है लेखक के, और उस वक्त सारा परिवेश एक मिटे हुए अक्षर की तरह लग जाता है। किसी शब्द के बीच एक अक्षर की तरह, जिसके मिट जाने से पूरे शब्द का अस्तित्व संदिग्ध हो उठता है। चलिए, ये जो है हमारे 4 जुलाई 62 की 4 जुलाई 62 की घटना को वर्णन करते हुए हमारे लेखक ने कहा है। और 5 जुलाई 62 की घटना, 5 जुलाई 62 की घटना में लेखक अपने डायरी को स्पष्ट करते हुए कहता है कि मैं 1.5 घंटे लेगी परिवार के साथ बिताया। घर की बूढ़ी माँ का जीवन की कामकाजी महिला है, उनका एक स्केच बिठाकर बनाया और उन्हें दिया। उनके मकान का एक रंगीन स्केच बनाया था। जगत सिंह की भाभी ने मांगा तो देना पड़ा। मैं रेडियो से गाने सुनते रहा, उधर चाय पानी का प्रबंध करने लगा। अपनी स्थिति के अनुकूल वह देखा। मेहमानबाजी का यह भाव मेरे मन में अच्छा लगा। मैं उनका सिर्फ किराएदार न था, एक मेहमान भी था। दुख इस बात का हुआ कि इस परिवार के साथ पहले क्यों नहीं घुला मिला, अब तो शायद परसों तक चल ही देना पड़ा। लेखक एक जगह गया है अपने आतिथ्य में और वहाँ पर सोचता है कि मैं रहकर भी उन परिवार के साथ मैं तालमेल नहीं किया और
मेहमान के रूप में रहा है, तो मन में था लेकिन नहीं रह पाया। चलिए, वहाँ भी बताया है हमारे लेखक यहाँ के स्कूल के 2 अध्यापकों के बीच परिचय। अब जो है 8 जुलाई ये 5वीं डायरी में वर्णन करते हुए लेखक बता रहा है कि कल शाम से रोज इसी समय एक बहुत प्यारी सी गंध हवा में उड़कर मेरे बारजे तक आती है। इतनी कोमल और मिठास लिए हुए कि आंखें खुद ब खुद क्षणों के लिए बंद हो जाती है। इस डायरी बता रहा है लेखक की प्यारी की गंध हवा में उड़कर लेखक जो है इस कोमल और मिठास के लिए उसको भावुकता में प्रवेश करने के लिए खुद ब खुद वो उसमें शरीक हो जाता है लेखक। एक डायरी हमारे लेखक के द्वारा दी हुई है, हाँ, दिल्ली से 30 अगस्त 76 की घटना हमारे मलय द्वारा जो है एक सेब बेचती हुई लड़की है, उसकी कलाइयों में इतना जोर न था कि वह चाकू से सेब की एक फांक काटकर ग्राहक को चखाती। 2-4 बार उसने कोशिश की, फिर एक खिसियाई हुई हंस करके चाकू पर हाथ मेरे हाथ में थमा दिया। खुद ही चख लो, ये सब मीठे सेब हैं। सेब तो वैसे ही मीठे थे, उनका रंग और खुशबू देखकर उनकी किस्म मैं पहले ही जान चुका था। लेखक बता रहे हैं जिस बच्ची ने सेब काट करके चिखा रही थी, पर वह 7-8 साल की लड़की। चलिए बच्चे, पूछा है हमारे परीक्षा में, टेस्ट परीक्षा में, या कभी कभी पूछ देता है कि डायरी के माध्यम से कि जहाँ पर लड़की सेब बेच रही थी तो उसकी उम्र क्या है। 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाकर पूछता है तो 7-8 साल की ये लड़की है, तो 7-8 साल उम्र की लड़की थी। तो याद रखिएगा हमारे बच्चे, जिसने शायद नई दुकान संभाली थी या जिसे हाल में ही दुकान संभलवा दी गई थी, अपने ग्राहक को अपने सौदे के बारे में शक की जरा गुंजाइश न देने की आतुर थी, माने व्याकुल थी वो बच्ची अपने ग्राहक को संतुष्ट करने के लिए। मैंने उसके पतले लगभग झंवराए जिस्म, उसके चेहरे और खुली कलाइयों को देखा और उनके सेबों की तरफ जिसने ढेर की जल्दी से जल्दी कम करने की ललक उसके आंखों में थी। माने वो बच्ची सोच रही थी कि मैं अपने ढेरों जितने भी सेब रखे गए हैं तो उसको मैं कैसे ख़त्म कर दूं, कितना जल्दी मैं उसको बिक्री कर दूं। तो चलिए, हमारे लेखक उस बच्ची का, सेब बेचने वाली बच्ची का वर्णन करता है। और सबसे बड़ा प्रश्न में भी आता है कि सबसे बड़ा प्रभावशाली किस तारीख की डायरी लिखी गई थी। तो ये डायरी 10 मई 78 को जो डायरी लिखी गई थी वह सबसे बड़ा प्रभावशाली है। वो परीक्षा में हमारे बच्चों को पूछता है। तो चलिए, हाँ, तो आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। बहुत ही कभी कभी हमारे बच्चों को व्याख्या करने के लिए भी ये शब्द आता है। तो यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक चित्रण। तो ये मेरे बच्चे मरे हुए यथार्थ हैं, इनकी जुड़ी हुई फिक्रें और सारकोर मेरे अपने रचे हुए, और ये सब मुझको रचे जाकर के मुझसे स्वतंत्र हो गए हैं। इस अपने रचे हुए यथार्थ से मैं बंध गया हूँ और उसका दबाव अपनी नाड़ी में प्रतिपल महसूस कर रहा हूँ। क्षण क्षण भर के वास्तविक चित्रण को महसूस कर रहा हूँ। लेखक बता रहा है, रचा हुआ यथार्थ भोगे हुए यथार्थ से अलग है। भोगा हुआ यथार्थ एक दिया हुआ यथार्थ है। आदमी अपना अपना यथार्थ रचता है और उस रचे हुए यथार्थ का एक हिस्सा दूसरे को दे देता है। हर एक का भोगा हुआ यथार्थ दूसरे के लिए दिए हुए हिस्से
यथार्थ का वास्तविक सामूहिक नाम है। इसलिए यथार्थ को रचना एक नैतिक कर्म है, क्योंकि वह एक सामाजिक सत्य को भी सृष्टि करता है, रचना करता है। हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। यहाँ पर माने हर आदमी संसार में जीने को तो जी रहा है, और इसी संसार में व्यक्ति जीता भी है और भोगता है। आदमी के होने की जो है शर्त, यह रचा जाता, भोगा जाता, यही संसार है और यही संसार का नियम है। चलिए आगे हमारे मलय द्वारा लिखी गई जो है डायरी 11 जून 78 में हमारे लेखक बता रहे हैं कि मेरे भीतर इन दिनों कितने शब्द भरे पड़े हैं, या अर्थ जो लिखता हूँ अगर उसमें शब्द अधिक हैं तो अर्थ को कम, या अगर अर्थ ज़्यादा है तो उसके हिसाब से मैं शब्द को कम करने पड़ रहे हैं। डायरी में शब्दों और अर्थों के बीच तटस्थता कम रहती है, इसी से उसको लिखा जाना मुमकिन नहीं या कि मुश्किल है। लिखना मात्र एक तटस्थता की मांग रखता है और डायरी लिखना भी। चलिए ये भी प्रश्न बनकर आता है कि डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है। तो यहाँ पर लेखक बता रहा है कि कभी कभी मैंने कविता की मूड में डायरी लिखी है, तब शब्द और अर्थ के बीच दूरी का एहसास किसी माप के अनुसार निर्धारित नहीं होता। शब्द अर्थ में और अर्थ शब्द में ढलते जाते हैं, एक दूसरे को पकड़ते हुए एक दूसरे को छोड़ते हुए। जिस पल वे एक दूसरे के हाथ छोड़ देते हैं वह आकाश होता है और उसमें रचना बिजली के फूल की तरह खिल उठती है। जिस पल शब्द और अर्थ एक दूसरे को हाथ पकड़ते हैं तो वह धरती का क्षण होता है और उसमें रचना अपनी जड़ पा लेती है। इसे प्रस्फुटन या स्रोत आदि स्रोत के माध्यम से भी कहा जा रहा है। हमारे लेखक द्वारा 20 जून 78 में जो डायरी लिखी गई थी, 9वीं डायरी, जो कि सुरक्षा डायरी में भी नहीं, वहाँ सिर्फ पलायन है। बता रहा है लेखक कि मेरे जीवन में सुरक्षा भी नहीं है, केवल पलायन, भाग कर जाना। सुरक्षा अगर कहीं हो सकती है तो वह बाहर सूरज की रोशनी में, अंधेरी में नहीं। अंधेरे में सिर्फ छिपा जा सकता है एक पल पल की धुक-धुकी के साथ। सुरक्षा चुनौती के झेलने में ही है, लड़ने में, पीसने में और खटने में। यहाँ का मतलब है कि संघर्ष ही जीवन है और बचाने में नहीं, अपने को सेने में नहीं। यहाँ पर लेखक बताया कि जीवन में चुनौती, लड़ना और झेलना और उसमें पिरो करके सम्मानित होना ही ये डायरी है। बता रहा है लेखक कि 9 दिसंबर 1978 में जो भी डायरी लिखी गई, जो कुछ लिखता हूँ उसका सब रचना नहीं होता। वे पृष्ठ तो और भी नहीं, जितना कुछ मैं भोगता हूँ उसमें रचना के बीज नहीं होते। उस भोगे हुए अनुभव का कोई वंश आगे रचना में नहीं चलता। जो आगे चले और मुझे भी साथे आगे ले चले, चाहे यह एक संभावना है, वही रचना है, सिर्फ दस्तावेज किसी पुरानी चीज को लेकर के। लेकिन दस्तावेज भी जरूरी है। दस्तावेज रचना का कच्चा माल है, सिर्फ इतना ही नहीं। दस्तावेज मेरे जीवन का भोगा हुआ अनुभव है। रचना रूपी करेंसी की वास्तविक मूल्य प्रदान करने वाला मूलधन है। वह मिट्टी है जिसके बिना न बीज की सत्ता है, न बीज अपने की चरितार्थ करता है। रचना में छिपा हुआ भविष्य मिट्टी के अतीत में सुगबुगाता है। हमारे मलय द्वारा लिखित डायरी के माध्यम से बता रहा है लेखक, जंगल से आती हुई धूप मेरे बदन पर आड़ी तिरछी लकीरें बनती हैं।
और धूप और मेरे बालों से खेलती हुई तीसरे पहर का जब समय की हवा शीतल और स्वच्छ होकर के बह जाती हैं, इनकी कोई राजनीति नहीं है। 25 जुलाई 80 को हमारे लेखक द्वारा रचित जो डायरी है वह बता रहा है लेखक कि इधर पता नहीं कितने सालों से मेरे जीवन का केंद्रीय अनुभव लगता है कि डर है। क्या डर है? मैं भीतर से बेतरह डरा हुआ व्यक्ति हूँ, अपने आप को बता रहे हैं लेखक। इस डर के कई रूप हैं। बुरी बुरी बीमारियों का डर। घर का जब भी कोई आदमी बीमार पड़ता है तो मुझे डर लगता है कि कहीं इसे कोई भयंकर बीमारी न लग गई और तब मैं क्या करूँगा, उसे किस अस्पताल में ले जाऊँगा, इलाज की कैसी व्यवस्था करूँगा। लेखक बता रहा है इस डर की वजह से कितने कितने घंटे मैंने तनाव में गुजारे हैं। एक पत्ते की तरह कांपते हुए ओठों में प्रार्थनाएं बुदबुदाते हुए कि किसी तरह संकट का यह क्षण कटे। लेखक के जीवन के लिए जितने भी संकट सोच रहा है लेखक, बाहर गए हुए आदमी को जब घर लौटने में देर होती है, जब उसके लौटने की संभावित घड़ी भी बीतने लगती है, तो मन क्या होता है? डर से घिर जाता है। मन तमाम तरह की अप्रिय कल्पनाएं करने लगता है। फिर अनायास ही प्रार्थनाएं, समय बीतते जाने का एहसास नसों में धड़ धड़ की तरह गूंजने लगता है। प्रतीक्षा का डर। फिर जब लगता है कि प्रतीक्षा की घड़ी बीत गई, समय गुजर गया, तब बाहर वाला आदमी लौटाता है सही सलामत और नसों का तनाव दिल की कई धड़कनों के साथ छूट जाता है। पार्क में खेलने गए बच्चे शाम का अंधेरा घिर आने के बाद एकाएक जब वहाँ नहीं दिखने लगते, तब कहाँ गए कि अकुलाहट कोई उत्तर देकर पाकर डर बदलने लगती है। मन इतना कमज़ोर हो गया है कि उसमें डर बड़ी आसानी से घुस जाता है। यहाँ पर लेखक अपने मन की बात को वास्तविक चित्रण करते हुए बता रहा है कि जब मनुष्य आगे चलता है, उसके जीवन में डर भय आती हैं, तो वे कैसे अपना उसके साथ पकड़ करता है। अंतिम हमारी डायरी, लेखक डायरी के माध्यम से छोटी सी घटनाओं को उकेर रहा है। कह रहा है कि 3 मार्च 81 को जो डायरी लिखी गई थी, तो लेखक अपने आप को महसूस कर रहा है कि अपने को काटता पीटता हुआ यह आदमी दुनिया के आगे एकजुट और साबुत बने रहने की जिज्ञासा मन में लगी हुई आशा में हरदम तना हुआ किसी लक्ष्य पार छूटने का कसा हुआ रहता है। ये आदमी माने अपने को काटता हुआ पीटता हुआ, अपने को उथल पुथल, जब ये आदमी दुनिया में के आगे जब एकजुट और साबुत बने रहने की जिज्ञासा में हरदम वो आदमी क्या होता है? तना हुआ होता है और किसी लक्ष्य पार छूटने को कसा हुआ रहता है। तब वह व्यक्ति क्या करता है? वही करता है जो उसके दिल में आता है। चलिए बच्चे, हमारे मलयज द्वारा लिखित डायरी जो अपने जीवन में 12 घटनाओं को लेकर के 12 चित्रण किया है। डायरी से पहली डायरी से लेकर 12 घटनाएं जो शुरुआत हुई है और सबसे डायरी प्रभावित हमारे लेखक के शब्दों में 10 मई 1978 में जो डायरी लेखक लिखा था, तो इसमें बहुत ही मार्मिक पंक्ति आई है। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। ये परीक्षा में भी हमारे बच्चों को पूछता है, तो ज़रूर हमारे बच्चे इस डायरी मन में जो
पहला हमारा बच्चे इस निर्देश को जरूर समझने का प्रयास करेंगे कि डायरी वही है जो दिन भर की सोची हुई बात और मन की भी कूड़ा है, जो भी सोची हुई बात को, अपने घटना को दिन भर का समेटा हुआ लिख लेता है अपने डायरी में। तो वह डायरी अधिक से लंबी सी लंबी डायरी नहीं होनी चाहिए। जो छोटे छोटे जीवन में अपने जो जो घटनाओं से संबंधित लेखक देखता है तो वही बात को लिखता है। चलिए बच्चे, ये हमारे मलयज द्वारा लिखित जो डायरी है वह है हंसते हुए मेरा अकेलापन के माध्यम से 12 घटनाओं का चित्रण किया है। अपने आप में जो 12 घटनाएं हैं वो छोटी छोटी जो है घटनाओं को अपने डायरी में लिपिबद्ध किया है लेखक। तो हमारे बच्चे, चलिए मैंने सारांश के रूप में इसको प्रस्तुत किया हूँ। चलिए बच्चे, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।